हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने फैक्टोरियल के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने बताया था। आज हम बात करेंगे गणना का मूल सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे लिखा है तो गणना के सिद्धांत, दो मूल सिद्धांत हैं, वो दो हैं, एक गुणन सिद्धांत है, एक योग सिद्धांत है। आइए देखते हैं ये होता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। यदि कोई एक क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक m विधि से, m विभिन्न प्रकार से, और इसके पश्चात दूसरी क्रिया स्वतंत्रता पूर्वक n विभिन्न प्रकार से संपन्न की जाती है। कहने का मतलब है कि कोई एक क्रिया m प्रकार से हो रही है, ठीक है, इसके बाद दूसरी क्रिया n प्रकार से हो रही है, ये भी हो रही है, ये भी हो रही है, ठीक है, संपन्न की जा सकती है। तो दोनों क्रियाओं के संपन्न होने के विभिन्न प्रकार, तो दोनों क्रियाएं कुल कितने प्रकार से की जा सकती हैं, वो होगा m इंटू n। एक क्रिया m प्रकार से हो रही है, दूसरी क्रिया n प्रकार से हो रही है, और दोनों हो रही हैं, तो कुल विधि जो उनके होने की है वो है m इंटू n। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके पास तीन शर्ट है, S1, S2, S3, और दो पैंट है P1, P2। तो आपसे पूछे कि आप कितनी तरीके से तैयार हो सकते हैं। तीन शर्ट है, ब्लैक है, व्हाइट है और रेड है, ऐसे पैंट है, ब्लैक है, व्हाइट है। तो अगर पूछे कोई कितनी तरीके से तैयार हो सकते हैं, तो शर्ट पहनने के तरीके कितने हैं आपके पास? तीन तरीके से शर्ट पहन सकते हैं। और पैंट कितनी तरीके से पहन सकते हैं? दो तरीके से, दो पैंट है, दो तरीके से पहन सकते हैं। अगर हम पूछे टोटल कितनी तरीके से आप तैयार हो सकते हैं, तो टोटल तरीके कितने हो जाएंगे? 6। जैसे मान लीजिए शर्ट आपकी एक है व्हाइट, डब्ल्यू से लिखते हैं, एक है ब्लैक, एक है रेड, और पैंट आपकी एक है रेड, व्हाइट है और एक है ब्लैक। क्या है? व्हाइट है और एक है ब्लैक, एक व्हाइट है और एक है ब्लैक। तो देखो आप कैसे तैयार हो सकते हैं। हो सकता है आपने व्हाइट शर्ट और व्हाइट पैंट पहनी हो सकता है आपने व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हो, दो तरीके हो गए। हो सकता है आपने ब्लैक शर्ट और व्हाइट पैंट पहनी हो सकता है आपने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हो सकता है आपने रेड शर्ट और व्हाइट पैंट पहनी और हो सकता है रेड शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हो। कितनी चीजें थी आपके पास? तीन शर्ट थी और दो पैंट थी। तो शर्ट पहनने के तरीके तीन तरीके से, यानी एक यहां पे क्या लिखा है? m प्रकार से। पहली क्रिया कितनी प्रकार से हो सकती है? m प्रकार से। और दूसरी क्रिया कितने प्रकार से हो सकती है? n प्रकार से। और दोनों हो रही है, अब शर्ट और पैंट दोनों पहन रहे हैं, तो आपके तैयार होने की विधि कितनी होगी? 6। यहां पे क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा। एक क्रिया m प्रकार से हो रही है और उसके बाद दूसरी क्रिया n प्रकार से हो रही है। तो दोनों क्रियाओं को संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रकार, कितने प्रकार से वो क्रिया हो सकती है, वो हमको बताएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। एक एग्जांपल और समझते हैं। एक छात्र है, विद्यालय में घुसने के दो गेट हैं, एक डोर 1 है और एक डोर 2 है, और निकलने के तीन रास्ते हैं। विद्यालय से निकलने के तीन रास्ते हैं, O1, O2 और O3। तो कोई छात्र कितनी विधि से, कितने प्रकार से वो विद्यालय जाकर वापस आ सकता है? तो हो सकता है कि डोर 1 से गया और पहले डोर से वापस चला गया।
या हो सकता है डोर 1 से घुसा हो और डोर 2 से वापस गया, हो सकता है डोर 1 से घुसा हो तीसरे दरवाजे से वापस गया, या हो सकता है कि डोर 2 से वो घुसा हो और वापस O1 से हुआ हो, डोर 2 से घुसा हो O2 से वापस हुआ हो, डोर 2 से घुसा हो O3 से वापस हुआ हो, या हो सकता है कि डोर 2 से घुसा हो और यही हो जाएगा। डोर 1 से घुसा O1 से निकला, डोर 1 से घुसा O2 से निकला, डोर 1 से घुसा O2 से। तो आपने देखा यहाँ 6 प्रकार हो गए, यानी विद्यालय में इंटर करने की कितनी विधियां थी? 2। बाहर जाने की कितनी विधियां थी? 3। तो कुल विधियां जो होंगी वो कितनी हो जाएंगी? 6। एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये घटना भी हो रही है, ये घटना भी हो रही है। अभी हमने पैंट शर्ट का एग्जांपल लिया था, तो आप पैंट भी पहन रहे हैं और शर्ट भी पहन रहे हैं, ठीक है। तो अगर पैंट आपके पास 3 है और शर्ट आपके पास 2 है, तो तैयार होने की विधियां कितनी हो गई? 3 दूनी 6। ऐसे ही अगर एक एग्जांपल हम ले लें कि आपके पास 4 शर्ट हैं, 3 पैंट हैं और 2 टाई हैं, तो आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हैं? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो आपके तैयार होने की विधियां कितनी हो जाएंगी? 24 प्रकार से तैयार हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए व्हाइट शर्ट है, ब्लैक शर्ट है, ग्रीन शर्ट है और रेड शर्ट है। ऐसे ही पैंट आप मान लीजिए ब्लैक है, व्हाइट है, ब्लू है, और टाई आपके पास रेड है और ग्रीन है। तो आप कितने तरीके से तैयार हो सकते हैं? एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, यानी व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, रेड टाई, व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, रेड टाई, व्हाइट शर्ट, ब्लू पैंट, रेड टाई। 3 तरीके हो गए। ऐसे ही ब्लैक शर्ट, ब्लैक पैंट, रेड टाई, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, व्हाइट पैंट, रेड टाई, ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, ब्लू पैंट और रेड टाई, ठीक है। ऐसे इसके 3 प्रकार हो गए, ऐसे इसके 3 प्रकार होंगे, इसके 3 प्रकार होंगे। तो टोटल विधियां आपकी कितनी हो जाएंगी? 24। ये एक बना, ये 2 बना, ये 3 बना, ऐसे ही ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, ये 3 बनेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। अब देखो ये इसके साथ और ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये, यानी जब व्हाइट शर्ट यूज कर रहे हैं तो आप 6 तरीके से तैयार हो सकते हैं। ऐसे ही इसमें 6 चौक 24 तरीके से हो जाएगा। तो हम गुणा कब कर रहे हैं? जब हम शर्ट भी पहन रहे हैं, पैंट भी पहन रहे हैं और टाई भी पहन रहे हैं, यानी तीनों घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। एक घटना m प्रकार से हो सकती है, दूसरी n प्रकार से हो सकती है, तो उस क्रिया के संपन्न होने की जो विधियों के प्रकार होंगे वो m × n होंगे, ठीक। बात क्लियर? अब आते हैं योग का सिद्धांत। योग का सिद्धांत देखो क्या कह रहा है। योग सिद्धांत के अनुसार 2 क्रियाएं क्रमशः m और n प्रकार से हो सकती है। एक क्रिया m प्रकार से हो सकती है और दूसरी क्रिया n प्रकार से हो सकती है, तथा ये दोनों परस्पर अपवर्जी हैं। अब ये शब्द देखो यूज हुआ है परस्पर अपवर्जी। तो पहले हम बता देते हैं कि परस्पर अपवर्जी होता क्या है। परस्पर अपवर्जी का मतलब है एक घटना होने पर दूसरी ना हो, ठीक है। एक घटना होने पर दूसरी ना हो। जैसे आपके पास सैंडल है और जूता है, तो जब आप सैंडल पहनेंगे तो जूता नहीं पहनेंगे, और जब जूता पहनेंगे तो सैंडल नहीं पहनेंगे। मतलब ये होगा तो ये नहीं होगा, और ये होगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। मतलब एक घटना होने पे दूसरी ना हो, या दूसरी होने पे पहली ना हो। यहां पे क्या था? शर्ट था और पैंट था, तो शर्ट भी पहन रहे थे और पैंट भी पहन रहे थे। ऐसा नहीं कि शर्ट पहनेंगे तो पैंट नहीं पहनेंगे। लेकिन अगर सैंडल और जूता की बात करेंगे तो सैंडल पहनेंगे तो जूता नहीं पहनेंगे, और जूता पहनेंगे तो सैंडल नहीं पहनेंगे। ऐसे ही हम जैकेट और कोट की बात कर रहे हैं, तो जब जैकेट पहनेंगे तो कोट नहीं पहनेंगे, और कोट पहनेंगे तो जैकेट नहीं पहनेंगे, ठीक है। पहनने को पहन सकते हैं लेकिन जैकेट और कोट एक साथ नहीं पहने, ठीक।
अगर मान लो 2 जैकेट हैं आपके पास और 4 कोट हैं, तो आपके तैयार होने की विधियां कितनी होंगी? 6। क्यों? क्योंकि जैकेट और कोट साथ में नहीं पहने जाएंगे। जैकेट 2 है, नीली है, काली है, और कोट 4 रंग के हैं, तो आपके तैयार होने की विधियां क्या है? 6। क्योंकि ये दोनों परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। ऐसे ही मान लो ये 3 है और ये आपके पास 4 है, तो आपके तैयार होने की विधियां 7 होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों परस्पर क्या हैं? अपवर्जी हैं। तो जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं होंगी तो प्लस साइन लगेगा, और जब परस्पर अपवर्जी ना हो, दोनों चीज हो, बस ध्यान यहां देना है कि ए भी हो और बी भी हो तो गुणा, ए हो या बी हो तो योग। मतलब ये हो रही है या ये हो रही है तो प्लस, और दोनों हो रही है तो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। अपवर्जी का मतलब आप समझ गए, एक घटना होने पे दूसरी ना हो, दूसरी होने पे पहली ना हो, एक होने पे दूसरी हो, दूसरी होने पे पहली ना हो। ठीक है, योग सिद्धांत के अनुसार 2 क्रियाएं m और n प्रकार से संपन्न हो सकती हैं। जैसे आपके पास 3 सैंडल हैं, 3 तरीके से आप सैंडल को कलर चेंज कर सकते हैं। जूते 4 कलर के हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दोनों परस्पर अपवर्जी हैं। अपवर्जी मतलब सैंडल पहनेंगे तो जूता नहीं पहनेंगे, जूता पहनेंगे तो सैंडल नहीं पहनेंगे। तो किसी एक क्रिया के संपन्न होने की कुल विधियां, तो इस आपके जो तैयार होने की कुल विधियां होंगी वो क्या होंगी? ऐड होके आएंगी 7। बात समझ में आई? अगर आपके पास 3 कलर की जैकेट है, 4 कलर के कोट हैं, तो आपके तैयार होने की विधियां क्या होगी? 7। लेकिन अगर आपके पास 3 कलर की शर्ट है और 4 कलर की पैंट है, तो आपके तैयार होने की विधियां होंगी 12। क्यों? क्योंकि वहां पे कोट और जैकेट में से एक ही चीज होगी। अगर कोट पहनेंगे तो जैकेट नहीं पहनेंगे, जैकेट पहनेंगे तो कोट नहीं पहनेंगे। लेकिन जब पैंट शर्ट की बात कर रहे हैं तो दोनों। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कब गुणा होगा? जब ये घटना भी हो रही हो, दूसरी भी हो रही हो तो गुणा। और योग कब होगा? जब एक हो रही हो, दूसरी ना हो, और दूसरी हो रही हो तो पहली ना हो, तो इस कंडीशन पे योग होगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कब हम योग करके विधियों की संख्या निकालते हैं और कब जोड़ के। कुल विधियां कितनी हो सकती हैं तैयार होने की या उस घटना के संपन्न होने की, ये योग और गुणन सिद्धांत के द्वारा आप बस ये देखना है कि अपवर्जी घटना है, मतलब एक हो रही है तो दूसरी नहीं हो रही है, तो इसका मतलब योग करेंगे, और दोनों संपन्न हो रही हैं तो इसका मतलब हम गुणा करेंगे। ठीक है, बात क्लियर? आइए अब हम देखते हैं कि क्रमचय क्या होता है, परम्यूटेशन। जैसे क्रमचय को हम अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा? क्रम प्लस चयन, यानी क्रम युक्त चयन। यदि वस्तुओं को चयन में क्रम को ध्यान दिया जाए तो चयन करने की प्रत्येक विधि को क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे लिखा है क्रम पर ध्यान दिया जाए। ठीक, मतलब किस क्रम में वस्तुएं अरेंज हैं या रखी गई हैं, इस पे हमको ध्यान देना है। जैसे अगर हम 21 लिखें तो 2 आया फिर 1 आया। ठीक, और अगर 12 लिखें तो ये दोनों अलग अलग चीज हैं। ठीक है, जैसे 1 3 2 और 1 2 3 या 3 2 1 या 2 3 1, वही संख्याएं हैं लेकिन क्रम क्या है? बदला बदला है। ठीक है, तो क्रम को ध्यान में रखा जाए, इसको अलग चीज, इसको अलग चीज, इसको अलग चीज, इसको अलग चीज मानी जाए। ठीक है, तो जितने भी क्रम बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। ठीक, दी हुई वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं या सभी वस्तुएं लेकर जितने भी भिन्न विन्यास बनाए जाते हैं उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्या कहते हैं? क्रमचय कहते हैं। जैसे आप समझिए एक चीज, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 वस्तुएं हैं, एक x है, एक y है और एक z है। हमने कहा 2 वस्तुएं लेकर कितने विन्यास बनाए जा सकते हैं, या 2 वस्तुएं आपको लेनी है तो कितनी तरीके से आप ले सकते हैं। तो एक व्यक्ति ने xy लिया, एक ने yz लिया, एक ने zx लिया, xz भी ले सकते हैं, zy भी ले सकते हैं, yx भी ले सकते हैं। देखो क्रम का ध्यान रखना है, तो ये अलग क्रमचय है और ये अलग क्रमचय है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। तो 3 वस्तुएं थी,
वस्तुएं कितनी थी? 3 वस्तुएं थी, और इनमें से 2 वस्तुएं लेकर कितने विन्यास बने? इनमें से 2 वस्तुएं लेकर 6 विन्यास बने। तो इसी को हम क्या कहेंगे? क्रमचय कहेंगे। प्रत्येक विन्यास को क्या कहते हैं? क्रमचय। कितने क्रमचय बने? 6। 3 में से अगर 2 वस्तुएं लेने को कहें तो कितने क्रमचय बनेंगे? 6 क्रमचय बनेंगे। ये प्रत्येक विन्यास ही क्या कहलाता है? क्रमचय कहलाता है। ठीक, ऐसे ही मान लो 3 वस्तुएं हैं आपके पास, और हमने कहा 3 में से तीनों लेना है, तो कितनी तरीके से क्रमचय बन सकते हैं या कितने विन्यास बन सकते हैं? तो 1 2 3 1 3 2 बन सकता है, 2 3 1 2 1 3 3 1 2 और 3 2 1। ठीक है, 3 वस्तुएं हैं, 3 वस्तुओं में से तीनों वस्तुएं ले ली गई, तो कितने क्रमचय बन रहे हैं? कितने विन्यास बन रहे हैं? 6। 1 2 3 अलग चीज है, 1 3 2 अलग चीज है। देखो सारे विन्यास अलग अलग हैं, क्रम का ध्यान रखना है। क्रम का ध्यान रखेंगे तो अगर हम इसको नंबर्स को पढ़ें तो सारे नंबर अलग अलग हैं। क्या कोई और विन्यास बन सकता है इन तीनों को लेके? नहीं। तो ये जो प्रत्येक विन्यास बन रहे हैं यही क्या कहलाते हैं? क्रमचय कहलाते हैं। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं डिफिनीशन को। यदि वस्तुओं के चयन में, ये वस्तुएं हैं 3 के चयन में क्रम पर ध्यान दिया जाए तो चयन करने की प्रत्येक विधि को क्रमचय कहते हैं। दी हुई वस्तुओं में से कुछ, अथवा दी हुई वस्तुओं में से कुछ ले लो या सभी ले लो, एक साथ लेकर जितनी विभिन्न विन्यास बनाए जा सकते हैं उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं। अगर कोई पूछे कि 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर कितने विन्यास बन सकते हैं, तो कोई 2 ले लो। ठीक, क्रम का ध्यान रखते हुए, एक्स वाई अलग चीज है, वाई जी और एक्स अलग चीज है। अगर स्पेलिंग पढ़े तो ये दोनों अंतर है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो ये सारे नंबर अलग अलग हैं, क्रम का ध्यान दिया जा रहा है। तो अब देखो संकेत कैसे लिखते हैं, कैसे लिखा जाता है क्रमचय, कितनी विधियां हैं, ये कैसे पता करते हैं। n विभिन्न वस्तुएं, अगर आपके पास कितनी वस्तुएं हैं? n वस्तुएं हैं, और उसमें से तुम्हें कितनी वस्तुएं लेनी है? r वस्तुएं लेनी है। कितनी वस्तुएं लेनी है? r। n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तु लेकर बने क्रमचयों की संख्या npr होती है। इसको क्या पढ़ेंगे? npr। इसका मतलब है कि n वस्तुएं हैं और उसमें से r वस्तुएं लेकर कितने क्रमचय बन सकते हैं। npr। npr का मतलब n वस्तुएं हैं और उसमें से हमें r वस्तुएं लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं किससे? npr। क्या पढ़ेंगे? npr। और इसका मान क्या होता है? फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल का मतलब मैंने बताया था क्या मतलब होता है, और नीचे n माइनस r का फैक्टोरियल। npr इक्वल टू क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें 3 वस्तुएं दी थी और आपको 2 वस्तुएं लेनी थी, तो कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 1 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है? 6। नीचे फैक्टोरियल 1 आ जाएगा, यानी 1। तो कितने प्रकार से बने थे? 6। और 3 में से जब तीनों ली थी तब देखो कितने बनेंगे? फैक्टोरियल 3 अपॉन 3 माइनस 3, यानी फैक्टोरियल 0 आ जाएगा नीचे। अब फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? फैक्टोरियल 3 तो 6 हो जाएगा, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। इसको भी हम प्रूव कर देते हैं। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा? फैक्टोरियल 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए n वस्तुएं हैं और उनमें से n की no लेनी है आपको, तो कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं? इस फॉर्मूले में आप रखिए फैक्टोरियल n और n माइनस n का फैक्टोरियल, यह रहेगा फैक्टोरियल n अपॉन 0 का फैक्टोरियल। n वस्तुएं हैं और उसको आप कितनी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं? npn का मतलब क्या हुआ? फैक्टोरियल n ही होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। फैक्टोरियल 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
एन पी आर, ये एन पी एन बराबर फैक्टोरियल एन। एन वस्तुएं हैं, उसको आप कितनी तरीके से, अगर हम कहें कि एन वस्तुएं हैं या 3 वस्तुएं हैं, हमने कहा तीनों को लेना है, तो कितनी तरीके से आप इसको कितने विन्यास बना सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3। अगर 4 वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी, हम पूछे कितनी स्पेलिंग बना सकते हो इन चारों को लेकर, अब उसका अर्थ निकले या न निकले इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अगर हम कहें स्पेलिंग कितने बना सकते हो, तो ए बी सी डी बना सकते हो, ए सी बी डी बना सकते हो, ए सी डी बी बना सकते हो, ऐसे ही ए बी डी सी बना सकते हो, ऐसे बी सी ए डी बना सकते हो, बी सी डी ए बना सकते हो, ऐसे बहुत सारे विन्यास बना सकते हो। तो अगर 4 वस्तुएं हैं, चारों को ले रहे हो तो कितनी बनाएंगी, फैक्टोरियल 4 या 4p4, 4p4 का मतलब फैक्टोरियल 4। और अगर मान लो 3 ही लेटर लेने हैं, 4 में से हमको 3 ही लेने हैं, तो आंसर आ जाएगा 4p3। कितने विन्यास बन सकते हैं, 4p3, और 4p3 की वैल्यू इस सूत्र से निकल जाएगी, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 3, वो भी कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 4 ही आ जाएगा, ठीक है। तो बात समझ में आई, क्रमचय क्या होता है, n वस्तुओं में से r वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संख्या क्या होती है, npr, और npr का मतलब फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। बात क्लियर। आइए अब हम 7b एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को देखते हैं। 7b एक्सरसाइज के जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है 9p3, 10p2 और 12p4 की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने एक फार्मूला बताया था, npr बराबर होता है फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, तो n की जगह क्या है, 9 है, 9p3, तो ये हो जाएगा 9 और नीचे हो जाएगा 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। ऊपर हो जाएगा 9 का फैक्टोरियल और नीचे 6 का फैक्टोरियल। और हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसको लिख सकते हो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, जहां रोकना चाहो वही फैक्टोरियल लगा, बस इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिएगा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरे में कह रहा है n का मान बताओ। दूसरे का फर्स्ट पार्ट है n का मान बताना है, 10 इंटू n p6 इज इक्वल टू दिया है n प्लस 1 p7, और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, n की। तो हमें पता है npr बराबर क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल, r की जगह 6 था, n की जगह n था। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, n प्लस 1 का फैक्टोरियल, क्योंकि n की जगह n प्लस 1 है, और नीचे n माइनस r, n की जगह n प्लस 1 था और r की जगह फैक्टोरियल 7 था, तो ये आ जाएगा आपका 10 n फैक्टोरियल, n माइनस 6 का फैक्टोरियल, और ऊपर n प्लस 1 का फैक्टोरियल और नीचे n माइनस 6 का फैक्टोरियल। ये पूरा इससे कैंसिल हो गया। अब देखो 10 फैक्टोरियल n, इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1, एक कम करेंगे n और यही रोक दिया, ये इससे कट गया, तो n प्लस 1 बराबर कितना आ गया, 10, n बराबर कितना आ गया, 9। n की वैल्यू निकालनी थी, निकल गई। सीधे सीधे हमको वही जो कल हमने प्रॉपर्टी फैक्टोरियल की बताई थी, n प्लस 1, एक कम किया n, जहां रोकना चाहो वही रोक दो फैक्टोरियल लगा के, ठीक है। आते हैं अब थर्ड पार्ट पे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो है n माइनस 1 p3 इज टू np4 इज इक्वल टू 1:9, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात 1:9 के बराबर है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल np3 अपॉन np4 इज इक्वल टू 1/9। हमको किसकी वैल्यू निकालनी, n की। देखो इसका मान लिख रहे हैं अभी, फैक्टोरियल n की जगह n माइनस 1 है, अपॉन n, ये n हो गया, और माइनस r की जगह 3 है, अपॉन इसका लिख रहे हैं हम np4 का फैक्टोरियल n और n माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर 1/9। ऊपर देखो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n माइनस 4 का फैक्टोरियल अपॉन
ये क्या आ जाएगा, n का फैक्टोरियल अपॉन n-4 का फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ ऊपर आ गया n-1 का फैक्टोरियल और नीचे n का फैक्टोरियल बराबर 1/9। अब देखो कौन इसमें कम है, ये कम है, तो इसको नीचे वाले को लिख सकते हैं n, एक कम करेंगे n-1 और यही रोक दो, क्योंकि ऊपर n-1 का क्या है, फैक्टोरियल है, बराबर 1/9। ये इससे कट गया तो n बराबर क्या आ गया, 9। n की वैल्यू निकालनी थी, n की वैल्यू निकल गई। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट, इसी दूसरे के 6 पार्ट पे। दूसरे का जो 6 पार्ट है उसमें कह रहा है Pn4 इज इक्वल टू 30 इंटू Pn2, ये दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, Np4, इसका मतलब क्या हुआ, Np2। तो Np4 यानी फैक्टोरियल n अपॉन n-4 का फैक्टोरियल 30 n फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो देखो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन n-4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30 अपॉन n-2, एक कम करेंगे n-3, एक कम करेंगे n-4 और यही रोक दो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई n-2 n-3 इज इक्वल टू 30, यानी n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6 माइनस 30 इज इक्वल टू 0, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 24 इज इक्वल टू 0। 24 को ऐसा तोड़ो कि घटाने पे 5 है, 8 त्रिक 24, तो n स्क्वायर माइनस 8n प्लस 3n माइनस 24 इज इक्वल टू 0, कॉमन n माइनस 8 और यहाँ 3 कॉमन ले लिया n माइनस 8, तो ये आ जाएगा n प्लस 3 और n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो n बराबर माइनस 3 आएगा और n बराबर 8 आएगा, तो n बराबर 8 मान होगा। कभी भी फैक्टोरियल में जो माइनस चिन्ह नहीं आता या फ्रैक्शन में नहीं आता, तो अगर हम n माइनस 3 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस में फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड में कह रहा है r का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, r का, और दिया हुआ है हमको 12pr, थर्ड का फर्स्ट पार्ट 12pr बराबर 13-20 दिया हुआ है। 12pr का मतलब क्या हुआ, फैक्टोरियल 12 और 12 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 12 गुणे 11 गुणे 10, 12 गुणे 10 12 गुणे 11 132 गुणे 10 ये यही आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 1। तो ये फैक्टोरियल 12 है, ये 12 माइनस r है, ठीक है। अब देखो इसको फैक्टोरियल 12 करने के लिए यहाँ फैक्टोरियल 9 कर दिया और यहाँ भी फैक्टोरियल 9 कर दिया, ठीक है। ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 12, ऊपर वाली चीज देखो बराबर हो गई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 12 और ये फैक्टोरियल 12 और ये 12 माइनस r का फैक्टोरियल, और इसको लिख सकते हो 12 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 9 की जगह 12 माइनस 3। तो जब कंपेयर करोगे तो r की जगह तुम्हें क्या दिख रहा है, 3, r की जगह क्या दिख रहा है, 3, r का मान निकालना था, निकल गया, बात क्लियर। यहाँ फैक्टोरियल 9 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 12 ऊपर वाली चीज बराबर हो जाएगी, तो नीचे वाली चीज हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक है, और r का मान निकल जाएगा। इसी तरह थर्ड का जो फोर्थ पार्ट है, थर्ड का फोर्थ, उसमें लिखा है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr, ये लिखा है, r की वैल्यू निकाली, फैक्टोरियल 9 और 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9 का फैक्टोरियल और 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल बराबर 10 फैक्टोरियल और ये 10 माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। 9 फैक्टोरियल कॉमन हो गया, तो क्या बचा, 1/4 का फैक्टोरियल, ठीक, और 5 फैक्टोरियल 5, ये तो बचा, 9 में से 4 क्या, 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10/9 माइनस r का फैक्टोरियल, या इसको लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, तो ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखो ये 5 ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 4
प्लस 5 और ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये भी कट जाएगा। तो कितना आ गया 10/9 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल 4, ठीक है, इज इक्वल टू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आ गया। अब क्या करो, या ऐसा करो, यहाँ काटो नहीं, यहाँ पे मत काटो, फैक्टोरियल 10 और ये 10 माइनस आर का फैक्टोरियल लिखा है, ये 9 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल हो गया, ये 1/4 और ये 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये इससे कट जाएगा। तो 10 का फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस आर का फैक्टोरियल, ऊपर देखो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 फैक्टोरियल 4 यानी 2 फैक्टोरियल 4, 2 फैक्टोरियल 4, ये 10 और ये 10 माइनस आर। अब देखो तुम 5 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, देखो 5 से हमने यहाँ किया यहाँ किया, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 और 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा। देखो ये क्या लिखा है, फैक्टोरियल 10 ही लिखा है, ये से कट जाएगा, तो क्या आ गया फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 10 माइनस आर का फैक्टोरियल, यानी 10 माइनस आर इज इक्वल टू 5, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है। बात क्लियर हो रही है। वही प्रॉपर्टीज जो हमने कल फैक्टोरियल की बताई थी, एक कम करते जाओ, जहां चाहो वहां रोक दो, वही प्रॉपर्टी का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो आप 7B एक्सरसाइज को कीजिएगा और इसमें जो प्रॉब्लम होंगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें हैं अभी इसमें रह गई हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और आगे की चीज़ें प्रतिबंधी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसके कंडीशनल परम्यूटेशन क्या होता है, इसके बारे में भी हम बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।